हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैंने सोचा है कि आपके लिए कुछ टेस्ट भी लगाया जाए, देखते हैं पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। देखिए, टेस्ट जो होगा वो आपके बिहाफ पर ही होगा, मतलब ये हुआ कि आप कितना पढ़ रहे हैं, या आप खुद का एनालिसिस खुद करिए। क्लियर है। और दूसरा नंबर ये है कि आपको कोई समझा नहीं सकता कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। ये हमारी चाहत होनी चाहिए कि हमें कितना पढ़ना चाहिए और हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये हम लोग की जिम्मेदारी है आपको बताने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फ़िलहाल जो भी न्यूज़ आ रही हो ब्लैक फंगस को लेकर, वाइट फंगस को लेकर, कोरोना को लेकर, तो ये मान के चलिए कि जितना घना अंधेरा होगा उजाला उतना ही अच्छा होगा। तो ये मान के चलिएगा आप कि ये टाइम तो बीत ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो हमें टेस्ट में बैठना ही है, हमें एग्ज़ाम देना ही देना है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही ब्रेक ना करें और लगातार बने रहिए हमारे साथ महिंद्रा की क्लासेस में। और इसलिए हम लोग चलते हैं, आज टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन है, भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है। अब आप ये हमको बताओ, अक्षय ऊर्जा से आप समझ रहे होंगे, अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, सनलाइट की बात कर रहा है। तो सोलर सेलर या अक्षय ऊर्जा में अगर हम बात करें तो हमारे देश में यानी भारत में इसका योगदान जो है 21% है। ठीक है। अब अक्षय ऊर्जा कितना, 21%, जबकि थर्मल का 64% और नाभिकीय का 2% और हाइड्रो से 13%, इतनी एनर्जी हमको मिलती है। तो अक्षय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से कितने परसेंट योगदान है हमारे देश में, 21%। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से। अगर आपने हमारी क्लासेस ली है यानी कि महिंद्रा की क्लासेस ली है तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि हमने आपको मेरियाना ट्रेंच बताया था। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे था, पैसिफिक महासागर यानी प्रशांत महासागर में था। प्रशांत महासागर में होने के साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया था कि ये विश्व में सबसे गहरा स्थान है। जैसे आप विश्व में सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट पढ़ते हैं, उसी तरह से सबसे गहरा आपका मेरियाना ट्रेंच है। अप्रॉक्सीमेट ये 11 किलोमीटर के पास होता है। ठीक है, तो 11 किलोमीटर गहरा है ये। तो है कहाँ पर ये, प्रशांत महासागर। चैलेंजर गर्त है क्या, चैलेंजर गर्त आप देखिए मेरियाना ट्रेंच, तो केवल मेरियाना ट्रेंच क्या है, केवल एक गहरा स्थान नहीं, वहाँ पर क्या होता है, श्रृंखला पाई जाती है इस प्रकार से। तो जो इसका सबसे गहरा वाला पार्ट होता है उसी का नाम है चैलेंजर गर्त। क्लियर है। तो चैलेंजर गर्त मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है, हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बनी है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर कैथी सुलीवान को आप इंपॉर्टेंस में रखिएगा। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। आइए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन आपके पास कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। इस प्रकार से वो पेपर में क्वेश्चन देगा। अब वहाँ से हमें, यहाँ तो आपको आंसर दिख रहा है लेकिन वहाँ पेपर में आपको आंसर दिख कर थोड़ी ना मिलेगा। तो अब हमें अगर आता था इसका आंसर तब तो अच्छा है, नहीं आता था तो इसको हमें आना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसकी सहायक नदी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पहला नंबर तो प्रायद्वीप की है। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं तो हम आपको बता दें, इंग्लिश में इसे पेनिसुलर बोलते हैं। ठीक, प्रायद्वीप का मतलब ये हुआ कि भूमि का वो एरिया जो तीन तरफ से जल मार्ग से घिरा हुआ हो, या ऐसा भूमि वाला एरिया जो समुद्री की तरफ नुकीला निकला हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक, तो भारत का ये वाला भाग क्या है, प्रायद्वीप वाला पार्ट बन जाता है। अब इसी प्रायद्वीप में जो नदियां बहती है उसमें पूछ रहा है कि वर्णा और मूसी किनकी सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका कृष्णा। क्लियर हुआ। तो अब देखिए इसकी और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो वर्णा मूसी के अलावा कोयना, दूध गंगा भी कृष्णा की ही सहायक नदियां हैं। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी होगी, प्रायद्वीपीय भारत की। हाँ ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होगी और ये इसका उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के निकट से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए अब हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं। देखिए कहीं ऐसा एरिया हो जो 30 सेंटीमीटर से कम की वहाँ पर बारिश हो रही है, 30 सेंटीमीटर की से कम बारिश हो रही है, तब उसे हम बोलते हैं मरुस्थल। तो अब ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, देखो अच्छा मैं आपको अगर आइडिया बताऊँ इसको याद करने का,
तो अगर रास्ते में आप जा रहे हैं और ग्रेट सैंड मतलब बड़ी वाली क्या मिल गई, बालू सैंड मतलब बालू ही होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको हटा लिया यानी हटा लेना पड़ेगा। किसको, ग्रेट सैंडी को, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ग्रेट सैंडी अस लिया या हटा लिया, तो उसको क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। यह तरीका है कि ऑस्ट्रेलिया अब ग्रेट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया अब ग्रेट मरुस्थल हो गया है, इस तरह से भी याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट मरुस्थल सैंडी है, या इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा बहुत समझते हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, हमने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुछ और प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं, जैसे कि आपका ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए मिट्टियों से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरला, यहाँ पर आपका ऑप्शन था। महाराष्ट्र यहाँ पर आंसर होगा। अब चूंकि ये सर्वाधिक पूछा है इसलिए आपको आंसर महाराष्ट्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूछता कि कहाँ पाई जाती है तब तो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि इन राज्यों में भी पाई जाती है। तो आंसर है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में। क्लियर है। अब क्यों महाराष्ट्र में पाई जाती है, किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा था कपास के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तब काली मिट्टी वहाँ पर आंसर। क्लियर है। तो कपास के लिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी पाई कहाँ जाएगी, महाराष्ट्र पे। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। अच्छा, पेपर में ये आपने पिक सोचा होगा कि हमने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। देखो इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हाँ कभी कभार अगर उसका दिमाग घूम गया तो पूछ सकता है, बट रेयर ऑफ द रेयर है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कैसे चयनित होगा, निर्वाचित होगा, या मनोनीत होगा, या नियुक्त होगा, ये बताना है। देखिए निर्वाचित अगर आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत जवाब कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव होता है वो सांसदों का होता है, और अगर आप जिनको चुनते हैं वो आप सांसद चुनते हैं। जैसे अभी हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी जिसे आप बनारस कहते हो, वहाँ से ये सांसद है। सांसद मतलब एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब इनको आपने सांसद बना दिया। सांसद के बाद क्या होता है कि जितने भी सांसद होते हैं वो अपना हेड चुनते हैं। जो ये हेड होता है, ये हेड ही बताया जाता है कि इनके विधायक दल या सांसद, अब विधायक तो यहाँ होंगे नहीं, यहाँ सांसद, तो संसद दल का क्या होगा, नेता होगा। तो संसद दल के नेता कौन है, मोदी जी। अब संसद दल का जो नेता होगा तो सारे सांसद कहेंगे कि भाई हम इनको कहते हैं ये हमारे नेता हैं राष्ट्रपति से, और इनकी आप नियुक्ति करिए। तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, इनकी नियुक्ति कर देगा। किनकी, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी की हमेशा क्या होती है, नियुक्ति होती है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं। ठीक है, तो ये दी गई थी। अब देखिए 1935 का मतलब ये हुआ कि अभी देश तो आज़ाद हुआ नहीं है, तो अब ये आप मान के चलिए कि विधानमंडल और विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट तो यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि तब तक बनी रही होंगी। अब यहाँ पर दो ही हमारे पास ऑप्शन थे, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर। ठीक, अब 1935 में शासन किसके पास चला जाएगा, क्राउन के पास चला जाएगा। क्राउन का मतलब ये हो गया राजा, जो कहाँ का रहेगा, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से रूल किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ब्रिटेन जाएगा और वहाँ से रूल होगा। अब ब्रिटेन से रूल जब होगा तो यहाँ पर हेड कौन होगा, गवर्नर जनरल। तो 1935 में जो संघ स्थापित किया गया, सब सारी शक्तियाँ किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को। क्लियर। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी। गुलामी की दास्तां, दास्तां का मतलब कि कहानी होता है, आप ये समझिए। तो गुलामी की कहानी किसको कहा जाता है, तो वो हमारा आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए कहता कोई कुछ भी हो, लेकिन हम हकीकत में बताएं तो जो आपका संविधान है उसमें बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल जो लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब इसे कहिए आप गुलामी की दास्तां, और उसी को आप स्वीकार कर लीजिए। ये हम लोग भारतीयों की बड़ी महानता है और आज तक हम इस महानता में जीते आए हैं। क्लियर हुआ।
चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग अगर बात करना चाहें तो इसमें एक और याद कर सकते हैं, मदन मोहन मालवीय ने इसे कहा था खोखला, अंदर से खोखला कहा था। तो ये वाला भी मामला आप थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत बहुत ही कम है ये पूछा जाना। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संविधान सभा जो निर्माण की गई थी उसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया था हाथी, और उसी हाथी को बाद में मायावती जी ने क्या किया, बसपा का, हाँ बीएसपी का आपसे पूछ सकता है, बीएसपी जो दल है उसका आपका, या बीएसपी जो आपका राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं। क्षेत्रीय पार्टी का मतलब होता है जो किसी विशेष एक ही राज्य में लड़े, तो उसे क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन बसपा क्या करती है, कई राज्यों में लड़ती है, तो ये क्या होगी, राष्ट्रीय पार्टी होगी। जैसे आपकी आम आदमी पार्टी कई राज्यों में लड़े तो वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। पर कुछ क्षेत्रीय पार्टी होगी, जैसे बीजू जनता दल की, बीजू पटनायक की पार्टी हो गई, ठीक है। और तो उस तरह से क्या होगा कि जैसे कुछ पार्टियाँ होंगी, अभी मान के चलिए कि आपका तृणमूल कांग्रेस अगर सिर्फ बंगाल से लड़ रही है तो फिर क्या होगा कि वो क्षेत्रीय पार्टी होगी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहलाएगी। अब आइए यहाँ से समझते हैं। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ये आप सबको पता ही है। और इसमें जो प्रतीक रूप बनाया गया था उसको हाथी बनाया गया था। प्रतीक का मतलब ये सिंबल, ठीक है, यानी लोगो आप मान के चलिए, तो लोगो जो बनाया गया था उसमें सिंबल लिया गया था हाथी को, यानी गणेश जी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? अब आंसर आपको करना है भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8। आंसर होगा भाग 8 फिलहाल, ठीक है, आंसर लिखा हुआ है। अब आइए थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं। नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 को बताता ही है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। 4A मौलिक कर्तव्य आएगा, वो भी हमसे भी मतलब नहीं है। 42वां संशोधन हो जाएगा 1976 में, कोई मतलब नहीं है उसका भी। फिलहाल अभी आपको क्या समझना है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये होता है बहुत से ऐसे हमारे राज्य हैं जिन पर राष्ट्रपति का शासन माना जाता है, और अगर राष्ट्रपति वहाँ पर नहीं भी है, ये मान के चलो कि अगर मुख्यमंत्री का शासन था, तो अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का निधन हो गया या मान लीजिए कि सरकार गिर गई, तो उस कंडीशन में भी शासन राष्ट्रपति के पास आ जाता है। और राष्ट्रपति का जो दूसरा ऑफिसर होता है, ऑफिसर का मतलब राष्ट्रपति के अंदर काम करने वाले राज्यपाल, तो राज्यपाल किसी को भी उस राज्य की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, कोई भी राज्य का राज्यपाल हो। क्लियर हुआ? यानी अतिरिक्त प्रभार देंगे, लेकिन शासन किसका कहलाएगा, राष्ट्रपति का शासन कहलाएगा। अब राष्ट्रपति का शासन आपको याद होना चाहिए कि किस में है, आपके इमरजेंसी रूल में। इमरजेंसी रूल कौन से वाला है, 356 में, ठीक। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और अगर पूरे देश में लागू करना है तो 352 आपातकाल लगता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो आप इन 10 क्वेश्चन को देखिए, याद करिए, आगे हम लोग फिर से मिलेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन आप पढ़ाई बिल्कुल ब्रेक मत करिएगा, मुश्किलें आती जाती रहेंगी, हमें अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहना है और बार बार संघर्ष करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना, जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। थैंक यू।